दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आन कॉम्पिटिटिव क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग अपना पॉपुलर सीरीज बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 14 को लेके आए हैं। यह इसमें आपको बिहार स्पेशल साइंस और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। आइए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आपका, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर रखी गई थी? संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर रखी गई थी? तो पहला ऑप्शन आपका है कानपुर, दूसरा है मुंबई, तीसरा है फैजपुर, चौथा है लाहौर। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर रखी गई थी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फैजपुर में रखी गई थी। कहाँ पर? तो फैजपुर में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 को किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा है द्रौपदी मुर्मू, चौथा एस जयशंकर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा किससे मिला है फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो फिजी गया था कौन? तो द्रौपदी मुर्मू गई थी रिसेंट में। ठीक है, तो उसी को मिला है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया है? उदार शक्ति 2024 का आयोजन किस देश के साथ किया गया है? तो पहला ऑप्शन आपका म्यांमार के साथ, दूसरा मलेशिया के साथ, तीसरा श्रीलंका के साथ, चौथा है बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया गया? तो आपका मलेशिया हो जाएगा। मलेशिया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो हो जाएगा आपका किया गया है। तो हो जाएगा आपका पहला भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश, चौथा म्यांमार। तो आपको बताना है फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत में किया जा रहा है। आपका ऑप्शन ए नहीं, भारत आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल का खिताब किसने जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस का सिंगल का खिताब किसने जीता? तो पहला ऑप्शन आपका नोवाक जोकोविच, दूसरा है राफेल नाडाल, तीसरा आपका कैलोस अल्कराज, चौथा एंड मरे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल का खिताब आपका जीता है एक और नंबर ऑप्शन नोवाक जोकोविच। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? बताना है आपको। पहला ऑप्शन आपका 7 अगस्त, दूसरा है 6 अगस्त, तीसरा है 4 अगस्त, पांचवा है 5 अगस्त। बताना क्या आंसर सही होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक इंडिया ए रेट 100 इन्विजिंग एवरी इकोनॉमिक
पावर हाउस किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक इंडिया एडेड 100 इन्विजिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर इज एथोराइज्ड बाय के.बी. सुब्रमण्यम, आनंद नागेश्वर, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है आपका विजय संखला, चौथा आपका पीवी राव। बताइए क्या होगा? ऊपर में जो बुक दिया हुआ है उसके लेखक कौन है? इंडिया एडेड 100 इन्विजनिंग टुमारोस इकोनॉमिक पावर हाउस किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा के.बी. सुब्रमण्यम। के.बी. सुब्रमण्यम ने लिखा है बुक इंडिया एडेड 100 इन्विजिंग टुमारो इकोनॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? और बताना है किस स्थान पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज 1500 पीपल सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड टुगेदर? तो पहला ऑप्शन पर वाराणसी, दूसरा उज्जैन, तीसरा ओंकारेश्वर, चौथा है रामेश्वरम। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उज्जैन। उज्जैन में 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2024 में कितनी भारतीय कंपनी शामिल है? बताया कितना भारतीय कंपनी फ्यूचर ग्लोबल 500 2024 में शामिल है। पहला ऑप्शन आपका फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में, तो आपका पहला ऑप्शन है 4, दूसरा आपका 7, तीसरा आपका 8, नौवां आपका 9। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 9 भारतीय कंपनी जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शामिल है, 9 भारतीय कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताना है सभी फसल है, जितना फसल किसान उपजाते हैं उसको एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपका हरियाणा, पहला है आपका हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इधर चुनाव है, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रूलिंग सरकार ने यह योजना लाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं का मामा किसे कहते हैं? गेहूं के मामा किसे कहते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है गेहूंसा, महौसा, तिलहन, चना। गेहूं का मामा किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है गेहूंसा, दूसरा है महौसा, तीसरा है तिलहन, चौथा चना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गेहूं का मामा गेहूंसा हो जाएगा। गेहूंसा एक प्रकार का क्या है? खरपतवार है, घास है, ये जो गेहूं की तरह ही दिखता है, जो गेहूं के साथ ही उगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोतमिंद खान ने जहांगीर के कितने दरबारी गायकों को नामोल्लेख किया है? मोतमिंद खान ने जहांगीर के कितने दरबारी गायकों का नामोल्लेख किया है? पहला ऑप्शन आपका 36, दूसरा है 16, 3, 60, चौथा आपका 64। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 60। मोतमिंद खान ने जहांगीर के दरबार में 60 गायकों का नामोल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुख्य क्रांति का संबंध किससे है? मुख्य क्रांति का संबंध किससे है? मुख्य क्रांति का संबंध किससे, यानी बधिर क्रांति का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन कब मोटे अनाज उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है पत्नी से तंग आकर 1927 में पत्नियों ने मुख्य क्रांति की, पत्नी से तंग आकर पतियों ने मुख्य क्रांति की, तीसरा आपका 1927 में बहरों का एक क्रांति था, चौथा आपका 1931 में सरकारों ने अपने अधिकार को लेकर मुख्य बधिर की एक क्रांति थी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोटे अनाज में उत्पादन वृद्धि। मुख्य क्रांति का संबंध किससे है? मोटे अनाज में उत्पादन में वृद्धि से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था बताना है आपको। पहला ऑप्शन आपका 1973, दूसरा 1985, तीसरा 1987, चौथा 1998। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1985। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। शुरू कब हुआ था? तो 1985 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ? तो 1985 में हुआ। चिपको आंदोलन कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कब हुआ? तो आपका चिपको आंदोलन बताइए। 1973 ऑप्शन है, दूसरा है 1985, तीसरा है 1987, चौथा है 1958। तो चिपको आंदोलन आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन 1973। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षक तैयार करने में किया जाता है? प्राकृतिक मच्छर को भगाने के रूप में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कांग्रेस घास, दूसरा एलिफेंट घास, तीसरा लेमन ग्रास, चौथा है नट घास। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मच्छर को भगाने में किया जाता है? तो आपका आंसर है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का उपयोग आपका किसमें किया जाता है? तो मच्छर को भगाने में किया जाता है, लेमन ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच, दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र में संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? पहला है इको टाइप, दूसरा है इकेड, चौथा इकोस्फीयर, चौथा इकोटोन। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इकोटोन। ऑप्शन 4 आपका आंसर है इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र यानी कि संक्रमण क्षेत्र आपका इकोटोन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है परवर्ती संहिताएं, चौथा है ब्राह्मण संहिताएं, चौथा है आपका उपनिषद, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा उपनिषद। बताना है कि किसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा आपको किस वैदिक साहित्य में मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद में। उपनिषद में। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। मैटाक्स परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? मैटाक्स नामक परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका है मीना माता रोग, दूसरा है एड्स रोग, तीसरा है क्षय रोग, चौथा है कैंसर। बताइए मैटाक्स परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कैंसर, क्षय रोग के लिए, टीबी के लिए मीटाक्स परीक्षण किया जाता है। मीटाक्स परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद जो जब लिखा गया था तो उसकी मूल लिपि क्या थी? पहला ऑप्शन है देवगिरी, दूसरा है खरोष्टी, तीसरा है संस्कृत, चौथा है ब्राह्मी। बताना है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। क्या होगा? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। ये आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत, जिसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? फवाइदुल फवाद बुक का नाम है, जिसमें कि आपका सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण है। तो इसका संकलन किसने किया था? इसको किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है आपका अमीर हसन सिरजी, दूसरा अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तीसरा आपका सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, चौथा आपका अमीर खुसरो। बताना है फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक
जिससे कि शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है का संकलन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर है? अमीर हसन सिहजी जी, अमीर हसन सिहजी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की है? 18वीं लोकसभा में किस व्यक्ति ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है? पहला ऑप्शन है आपका शंकर लालवानी, दूसरा है रकीबुल हसन, तीसरा है मनसुख भाई बसाव, चौथा है विष्णुदत्त शर्मा। तो यहाँ आपका आंसर बताइए क्या होगा कि किस ने लोकसभा के चुनाव में सबसे अधिक मार्जिन से लोकसभा का चुनाव जीता था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रकीबुल हसन, जो कि असम से लोकसभा का चुनाव जीता था। उन्होंने लगभग 20 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीता था। नेक्स्ट देखते हैं। तेवरम और तिरुवक्कम भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। तेवरम और तिरुवक्कम भक्ति आंदोलन से जुड़े थे, वे कौन थे? तेवरम और तिरुवक्कम जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे वे कौन थे? तो प्रसिद्ध नयनार संत, दूसरा नयनार संतों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा, तीसरा आपका प्रसिद्ध अलवार संत, चौथा है गानों का संकलन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तेवरम और तिरुवक्कम भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ एक बुक है जिसमें यह गानों का भक्ति के गानों का संकलन है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, गानों का संकलन, कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? पहला ऑप्शन है 1993, दूसरा 1996, चौथा तीसरा आपका 2000, चौथा आपका 2004। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1993। 1993 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका भित्ति होती है क्या? कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? पहला पारगम्य, दूसरा है अर्ध पारगम्य, तीसरा है चयनात्मक पारगम्य, चौथा आपका अपारगम्य। तो यहाँ आपको बताना है कि कोशिका भित्ति का क्या प्रॉपर्टी है। आपका तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है, लेकिन कोशिका भित्ति बताइए क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा पारगम्य झिल्ली है। कोशिका भित्ति आपका पारगम्य झिल्ली है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है फास्फोरस, चौथा है कैल्शियम। तो कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक क्या है? तो कैल्शियम है। कैल्शियम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में गलत है? बताना है कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है, दूसरा उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, तीसरा आपका संसद के भंग होने के बाद भी अगली सदन की पहली बैठक तक वह पद पर बना रहता है, चौथा है लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो आपको बताना है, और पांचवा ऑप्शन आपका सभी कथन सही है। तो बताना है कि कौन सा कथन गलत है लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में। तो पहला तो आपका
उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है। ये तो आपका सही है। ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है। ये गलत है, ये आपका गलत है। यदि लोकसभा अध्यक्ष सदन का सत्रावसान कर देता है तो सदन को दूसरी बार बुलाने की शक्ति आपका राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। तीसरा है आपका, सदन के भंग होने के बाद भी अगली सदन की पहली बैठक तक वह पद पर बना रहता है। ये आपका सही है। चौथा ऑप्शन भी सही है, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे अपने पद से हट जाना होता है। ये भी सही है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन दो। ऑप्शन दो आपका राइट आंसर है। उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है। ये आपका गलत है। सदन को बुलाने की शक्ति आपका सत्रावसान कर दिया तो आपका राष्ट्रपति के पास चला जाता है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बजट पेश नहीं किया था? बताना है, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बजट पेश नहीं किया? तो पहला ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा है इंदिरा गांधी, चौथा है राजीव गांधी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा आंसर? मोरारजी देसाई यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मोरारजी देसाई ने बजट पेश नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायर की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन है? मिराज उल आशिकीन उर्दू शायर की किताब है। इसकी पहली रचयिता किस सूफी संत ने इसकी रचना किया था? मिराज उल आशिकीनी उर्दू शायर की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? किसने इसकी रचना किया है? तो पहला आपका है बाबा फरीद ने, दूसरा शेख सलीम चिश्ती ने, तीसरा है अमीर खुसरो ने, चौथा है सैयद मोहम्मद गैसुदराज ने। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बताइए। मिराज उल आशिकीनी उर्दू शायर की किताब का रचयिता थे सैयद मोहम्मद गैसुदराज। ये आपका राइट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? पहला ऑप्शन आपका संसद में, दूसरा राष्ट्रपति में, तीसरा उच्चतम न्यायालय में, चौथा आपका संघ लोक सेवा आयोग में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति आपका राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया था, पिता को कमजोर कर दिया था राजपूतों की तुलना में? तो पहला ऑप्शन आपका है अकबर, दूसरा है आजम, तीसरा है मुअज्जम, चौथा है कामबख्श। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। औरंगजेब का पुत्र था अकबर, उसने राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया था, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मिल्टन गेटे वाल्टेयर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द मिल्टन गेटे वाल्टेयर ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन आपका बुद्ध, दूसरा है अश्वघोष, तीसरा है वसुमित्र, चौथा है अश्वघोष। पहला ऑप्शन आपका बुद्ध है, दूसरा है बुद्ध घोष, तीसरा आपका वसुमित्र, चौथा है अश्वघोष। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अश्वघोष।
अश्वघोष आपका क्या है? तो अश्वघोष को भारत का मिल्टन गेटे वाल्टेयर कहा जाता है। अश्वघोष को भारत का क्या कहा जाता है? मिल्टन कहा जाता है, गेटे कहा जाता है, वाल्टेयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने यह कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? यह किसने कहा है? पहला आपका है कार्ल मार्क्स ने, दूसरा आरसी मजूमदार ने, तीसरा एम एन सेन ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि 1897 के संदर्भ में क्या कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। कार्ल मार्क्स ने कहा था 1897 के विद्रोह के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को उसके वजीर यानी प्रधानमंत्री ने उसको दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया, यानी वह जो है दिल्ली से बाहर ही रहा, आपका इलाहाबाद के आसपास रहा था। तो उसका नाम क्या है? वजीर का नाम होगा गजाउद्दीन। वजीर का जो शक्तिशाली था उसने मुगल बादशाह को दिल्ली में प्रवेश करने ही नहीं दिया। तो उसका पहला ऑप्शन आपका आलमगीर द्वितीय, दूसरा शाह आलम द्वितीय, तीसरा आपका अकबर द्वितीय, चौथा आपका बहादुर शाह द्वितीय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय आपका राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? तो शाह आलम द्वितीय आपका शाह आलम द्वितीय आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करें। पहला, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष अनिवार्य है। दूसरा है, एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो आप तीसरा ऑप्शन है आपका दोनों कथन सही है, चौथा आपका दोनों कथन गलत है। बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। पहला विकल्प दिया है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष अनिवार्य है। दूसरा है, एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये आपका सही है। तो आप इस पहला क्या है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु आपको कितना वर्ष चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष चाहिए। विधानसभा और आपका लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष, और स्थानीय चुनावों के लिए में लोकल बॉडीज के पंचायतों और पंचायती राज नगर पालिका के लिए आपका न्यूनतम आयु चाहिए कितना? 21 वर्ष चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य विधानमंडल में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी राज्य विधानमंडल में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला ऑप्शन आपका उच्च सदन में, दूसरा निम्न सदन में, सी आपका दोनों में से किसी भी सदन में, चौथा है राज्य विधानमंडल में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? तो निम्न सदन में आपका किसी राज्य विधानमंडल में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब लोकसभा में या विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की कितने किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? पहला आपका 53 kg, दूसरा 50 kg, तीसरा है आपका 55 kg, चौथा आपका 60 kg। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए किस
भार वर्ग में विनेश फोगाट को, जो कि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतते जीतते रह गई 100 ग्राम वजन के लिए, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। किस भार वर्ग में था? तो आपका आंसर हो जाएगा 50 केजी भार वर्ग में। दूसरा है आंसर 50 केजी भार वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया? निम्न में से किसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो बताइए, बांग्लादेश का अंतरिम प्रमुख किससे बनाया गया है? पहला ऑप्शन आपका शेख सुहाबुद्दीन, दूसरा है यूनुस खान, तीसरा है मोहम्मद यूनुस, चौथा है शब्बीर अहमद। बताइए आपका किसको जो है बांग्लादेश में अंतिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस को, जो कि आपका नोबेल प्राइज विजेता हैं, उनको अंतिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला आपका ऑप्शन नागालैंड, दूसरा बिहार, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मेघालय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य आपका नागालैंड है, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चर्चा में रहा नमामि गंगे मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? नमामि गंगा मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो पहला आपका ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा है हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर हो गया वही, तीसरा ऑप्शन आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चौथा है आपका संस्कृति मंत्रालय। तो यहाँ आपको बताना है कि नमामि गंगे मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? नमामि गंगे मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। नमामि गंगे मिशन आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? भारत में किस दिन आपका राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका 9 अगस्त, दूसरा 8 अगस्त, आपका 6 अगस्त, आपका चौथा आपका 7 अगस्त। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। हाल ही में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई, तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन आपका लद्दाख में, दूसरा जम्मू कश्मीर में, तीसरा उत्तराखंड में, चौथा है हिमाचल प्रदेश में। इससे सबको सही करना है। बताइए किसने किया है, किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ आपका किस राज्य में स्थित है, जहाँ की जिसे बर्फानी बाबा भी कहते हैं, वह किस राज्य में स्थित है? पहला है आपका लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? पहला ऑप्शन आपका 209.1 गीगावाट, दूसरा है 208.1 गीगावाट, तीसरा आपका 203.1 गीगावाट, चौथा आपका 205.1 गीगावाट। बताना है आपको क्या होगा आंसर। तो भारत का नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी कितना है? तो आपका 203.1 गीगावाट है। 203.1 गीगावाट, 203.1 गीगावाट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मार्क 1
मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को उत्पादन को मंजूरी दी है। तो अस्त्र मार्क 1 किस प्रकार की मिसाइल है? पहला ऑप्शन आपका एयर टू सरफेस, दूसरा है एयर टू एयर, तीसरा है सरफेस टू एयर, चौथा आपका सरफेस टू सरफेस। बताना आपको। भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दी है। तो अस्त्र मार्क 1 आपका एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, एयर टू एयर आपका मिसाइल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताना है कि निम्न में से किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप पहला ऑप्शन आपका जयंत भालचंद्र उध्वंकर, जयंत भालचंद्र उध्वंकर, दूसरा है सईद वहीद अहमद नकवी, तीसरा आपका गोविंद राजन पद्मनाभन, चौथा आपका भीम सिंह। निम्न में से किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका तीसरा आंसर होगा सही, गोविंद राजन पद्मनाभन। गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 अगस्त को किस रॉकेट से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने EOS-8 सैटेलाइट लॉन्च किया है? EOS सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये बताना आपको। जो 15 अगस्त को लॉन्च किया गया है, तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो पहला ऑप्शन है SSLV-D3, दूसरा है PSLV-D3, तीसरा आपका MSLV-D3, चौथा आपका GSLV-D3। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा SSLV-D3। SSLV-D3 से आपका EOS सैटेलाइट 8 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल लीग राष्ट्रीय लीग 2024 का खिताब जीता है? विच कंट्री हैज ऑन द कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024 टाइटल? पहला आपका नेपाल, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा भारत। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने आपका कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसके द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है? हमने किस लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया? तो पहला ऑप्शन आपका अमित शाह ने, दूसरा है जुएल ओराम ने, तीसरा किरण रिजिजू ने, चौथा आपका गिरिराज सिंह ने। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, किसने वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया? तो आपका आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैंडस्टैंड एम्प्लायर ब्रांड रिसर्च 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड है? तो पहला आपका अमेजन इंडिया, दूसरा लार्सन एंड टूब्रो, तीसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट, चौथा है सैमसंग। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। रैंडस्टैंड एम्प्लायर ब्रांड रिसर्च 2024 के रिपोर्ट के अनुसार आपका माइक्रोसॉफ्ट देश में सबसे आकर्षक ब्रांड नियोक्ता में से है, अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत पहाड़ अभ्यास आयोजित किया है? पर्वत पहाड़ अभ्यास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया है? तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा सिक्किम, चौथा लद्दाख। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पर्वत पहाड़ अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 9 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताएं 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला विश्व आदिवासी दिवस, दूसरा विश्व अल्पसंख्यक दिवस, तीसरा आपका विश्व मरुभूमि दिवस,
चौथा आपका विश्व योग दिवस। तो ये आपका आंसर बताना है क्या होगा। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला तो विश्व योग दिवस तो सही नहीं होगा, विश्व मरुभूमि दिवस भी सही नहीं है, तीसरा अल्पसंख्यक दिवस भी सही नहीं है, चौथा पहला ऑप्शन आपका विश्व आदिवासी दिवस ये आपका सही हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 अगस्त को आपका विश्व वर्ल्ड इंडिजेनियस डे मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गन्ने के उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। गन्ने के उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो पहला ऑप्शन आपका आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, दूसरा है कृषि लागत और कीमत आयोग, तीसरा है कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, चौथा आपका कृषि उत्पाद विपणन समिति। तो आपका आंसर बताना है कि गन्ने के उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो पहला ऑप्शन आपका है ऑप्शन 1 आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, यह अनुमोदित करता है और सिफारिश करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ठीक है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग आपका सिफारिश करता है, अनुमोदन आपका आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है। वो बताना है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है। तो पहला ऑप्शन तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा है 5वीं, तीसरा व 7वीं, चौथा है 9वीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना ने आपका क्या किया, ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। पहला संगमरमर, दूसरा क्वार्टरजाइट, तीसरा स्लेट, चौथा ग्रेनाइट। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन कौन नहीं है। तो केवल ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, बाकी संगमरमर, क्वार्टरजाइट और स्लेट ये आपका क्या है, तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रक कृषि किससे संबंधित है। ट्रक कृषि का संबंध किससे है। पहला साग सब्जी से, दूसरा दूध से, तीसरा अनाज से, चौथा आपका ट्रक के मैन्युफैक्चरिंग से। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका साग सब्जी से। साग सब्जी के उत्पादन के बाद उसे मंडी तक पहुँचाने के लिए ट्रक की आवश्यकता होती है, नहीं तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने से बचाने के लिए जो ट्रक की आवश्यकता पड़ती है मंडी तक पहुंचाने के लिए, इसी वजह से इसे ट्रक कृषि से संबोधित किया जाता है साग सब्जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है लोकोमोशन, दूसरा प्रोटोट्रोपिज्म, तीसरा घूर्णन, चौथा गति। यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 प्रोटोट्रोपिज्म। सूर्यमुखी के पुष्प का घूमना क्या कहलाता है, टुवर्ड सन की तरफ क्या कहलाता है आपका फोटोट्रोपिज्म। फोटो में सूर्य, ट्रोपिज्म ने घूमना। ठीक है, सूर्य की तरफ घूमना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सक्रिय शासकों के शासनकाल के दौरान पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सक्रिय शासकों के शासनकाल के दौरान पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नोन एज सिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ सर्की रूलर्स।
पहला आपका है दिल्ली, दूसरा कराची, तीसरा है काबुल, चौथा आपका ऑप्शन हो गया जौनपुर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन जौनपुर। जौनपुर को शर्की शासकों के शासनकाल के दौरान पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर का आपका शर्की के शासनकाल के दौरान पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज किसे कहेंगे? तो आपका जौनपुर को हम लोग पूर्व का सिराज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक 15वीं शताब्दी में बीदर पहुंचने वाला पहला यात्री था? निम्नलिखित में से कौन सा एक 15वीं शताब्दी में बीदर पहुंचने वाला पहला यात्री था? तब बार्थेमा, पहला बार्थेमा, दूसरा डोमिंगो पायस, तीसरा आपका बारबोसा, चौथा निकितन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा निकितन। निकितन जो है अब बीदर पहुंचने वाला पहला यूरोपीय यात्री था, पहला यात्री था। कौन था? निकितन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो पहला तो आंसर आपका है सर जेम्स डेविड शिफ्टन। बिहार का प्रथम राज्यपाल आपका कौन है? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। बिहार का प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन है। कब से है? तो 1 अप्रैल 1836 से 10 मार्च 1937 तक। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो आपका सर जेम्स डेविड शिफ्टन। कब? ये जब उड़ीसा अलग हो गया बिहार से, तब से इसको गिनते हैं। तो ये बिहार का प्रथम राज्यपाल आपका सर जेम्स शिफ्टन था, जो कि 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1936 तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? स्वतंत्र भारत में बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल आपका जयराम दास दौलतराम था। स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन दो था? तो जयराम दास दौलतराम। इसको याद रखना है, जयराम दास दौलतराम स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल प्रोविजन से उड़ीसा के साथ अलग हुआ था। उड़ीसा और बिहार मिलाकर एक प्रांत बना दिया गया था, उसके साथ आपका 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पत्रिका का नाम क्या है? उस पत्रिका का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम पृथक बिहार की बात की थी? उस पत्रिका का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम पृथक बिहार की बात की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मुर्द-ए-सुलेमान। मुर्द-ए-सुलेमान नामक पत्रिका ने सर्वप्रथम 1876 में प्रकाशित हुआ था। इस पत्रिका में छपे आर्टिकल का शीर्षक था बिहार बिहारियों के लिए। इसमें आपका उल्लेख किया गया था कि बिहार पृथक बिहार की बात की गई थी। इसमें मुर्द-ए-सुलेमान 1876 में प्रकाशित आपका क्या है? तो एक पत्रिका है जिसमें आपका बिहार बिहारियों के नाम से आर्टिकल छपा था, जिसमें आपका उल्लेख किया गया था कि बिहार को एक पृथक राज्य बनाया जाना चाहिए। तो इसके अलावा आपका 1877 में कसीद नामक पत्रिका में भी पृथक बिहार की बात की गई थी। इसके बाद आपका 1984 के कयस्थ गजट नामक पत्रिका में भी बिहार बिहारी के बारे में बात की गई थी, बात किया गया था। इसके बाद आपका बिहारी नामक पत्रिका में भी बिहारी नामक पत्रिका पे निकला था, जिसको कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा और महेश नारायण द्वारा प्रकाशित किया गया था। पृथक बिहार की बात की गई थी, जिसके फलस्वरूप आपका 1911 में तीसरी दिल्ली दरबार में यह फैसला लिया गया कि बिहार को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया जाए। इसके साथ ही बिहार में उड़ीसा को भी संयुक्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा को बिहार से कब अलग कर दिया गया? उड़ीसा को बिहार से कब अलग कर दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 के बाद दूसरा राज्यपाल सर मोरिस गार्नियर हैलेट था। 1936 के बाद बिहार का दूसरा राज्यपाल आपका सर मोरिस गार्नियर हॉलेट था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समुदाय ने लघु वीडियो फिल्म फ्रंटियर्स ऑफ लर्निंग जारी की है? किस समुदाय ने लघु वीडियो फिल्म फ्रंटियर्स ऑफ लर्निंग जारी किया है? तो आपका ऑप्शन है पहला ईसाई, दूसरा हिंदू, तीसरा जैन, चौथा बहाई। तो आपका आंसर हो जाएगा बहाई। बहाई आपका राइट आंसर होगा, जिसने कि फिल्म फ्रंटियर्स ऑफ लर्निंग जारी किया। फिल्म फ्रंटियर्स ऑफ लर्निंग आपका बहाई ने जारी किया है। ये आपका करंट क्वेश्चन है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। 4 बहाई 2013 में इस समुदाय के धर्म का पूजा स्थल यानी दूसरा मंदिर भारत में बिहार के बिहार शरीफ में बनाया जा रहा है। आपका जो है फ्रंटियर्स ऑफ लर्निंग जारी किया था बहाई समुदाय के लोगों ने, कब किया था? 2013 में जारी किया था। अभी इस करंट में क्यों ये चर्चा में है? तो इसके लिए यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस समुदाय के धर्म का पूजा स्थल भारत में बिहार के बिहार शरीफ में बनाया जा रहा है। बिहार शरीफ में इसका पूजा स्थल बनाया जा रहा है, जो कि भारत का दूसरा बहाई मंदिर है। पहला बहाई मंदिर आपका दिल्ली का लोटस टेम्पल है, ठीक है। दूसरा आपका बिहार शरीफ में बनाया जा रहा है। इस धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था। बहाई धर्म का जन्म ईरान में हुआ था और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल बहेब के द्वारा, इसे अब्दुल बहेब के द्वारा प्रवर्तक की लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार शिक्षा विभाग बिहार उचित छात्र शिक्षक अनुपात क्या हासिल करना चाहता है? बिहार का शिक्षा विभाग बिहार उचित छात्र शिक्षक अनुपात क्या हासिल करना चाहता है? तो पहला ऑप्शन आपका 15:1, दूसरा 58:1, तीसरा 40:1, चौथा आपका 50:1। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 58:1 राइट आंसर है। बिहार का शिक्षा विभाग आपका बिहार उचित छात्र शिक्षक अनुपात आपका 58:1 को हासिल करना चाह रहा है, जो कि अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है। और नेशनल स्तर पर यह अनुपात कितना है? 40:1 है। नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात छात्र शिक्षक अनुपात आपका 40:1 है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर तो बिहार के स्तर पर कितना हासिल करना है? तो 58:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल टेनेंसी एक्ट में किराएदारी कानून अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? तो आपको बताना है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। बिहार टेनेंसी एक्ट आपका 1885 ईस्वी में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कितने बड़े बड़े नील विद्रोह हुए? बिहार में कितने बड़े बड़े नील विद्रोह हुए? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 बड़ा नील विद्रोह हुआ है मेजर। पहला है 1866-77 के बीच में, पहला नील विद्रोह का हुआ था 1866-77 के बीच में। दूसरा हुआ है बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू किया गया था 1866-77 के बीच में हुआ था। इसके बाद आपका बंगाल किराएदार अधिनियम लागू किया गया। दूसरा नील विद्रोह हुआ था 1907 से 1909 के बीच में, जिससे जुड़े हुए थे शेख गुलाब बाबू लंगराज राय जो मोतिहारी से थे और शीतल राय। बाबू लंगराज कहाँ से थे? मोतिहारी से थे। दूसरा शीतल राय जुड़ा हुआ था। तीसरा नील विद्रोह आपका चंपारण विद्रोह हुआ था 1917 में, ठीक है, जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कतरागढ़ किस जिले में स्थित है? कटरागढ़ किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गया, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा भागलपुर, चौथा मुंगेर। तो आपका आंसर है कतरागढ़ आपका कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। कतरागढ़ आपका मुजफ्फरपुर में स्थित है।
मुजफ्फरपुर में आपका कतरागढ़ स्थित है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, समकालीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी खुदाई डॉक्टर सीताराम राय ने की, यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवंती राज्य को मगध साम्राज्य के अंतर्गत किस राजा द्वारा लाया गया था? अवंती राज्य को मगध साम्राज्य के अंतर्गत किस राजा के द्वारा लाया गया था? पहला ऑप्शन अजातशत्रु, दूसरा उदयन, तीसरा शिशुनाग, चौथा बिंबिसार। तो यहाँ आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अवंती राज्य को मगध साम्राज्य के अंतर्गत आपका शिशुनाग ने लाया था। शिशुनाग ने लाया था, नागवंश का शासक है शिशुनाग ने। ठीक है, इस प्रश्न देखते हैं। शिशुनाग ने 413 बीसी में अवंती को जीतकर 100 साल के प्रतिद्वंदिता को समाप्त कर दिया। 100 साल का जो प्रतिद्वंदिता चल रहा था मगध और अवंती के बीच में जीतने का, उसको समाप्त कर दिया गया 413 ईस्वी में शिशुनाग के द्वारा अवंती को जीतकर। नेक्स्ट, और अजातशत्रु ने क्या किया? तो अजातशत्रु आप जानते हैं। अजातशत्रु ने वैशाली, जिसे बज्जी कहते थे, और मल को मगध साम्राज्य में मिलाया। अजातशत्रु अवंती से डरता था, इसलिए उसने राजगीर के किले का पुनर्निर्माण करवाया। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का कार्य किया। उदयन ने क्या किया? तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का कार्य किया। और बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार ने अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार ने अंग को मिलाया है, और आपका शिशुनाग ने आपका अवंती को मिलाया है। अजातशत्रु ने आपका वैशाली और मल को मगध साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, और उदयन ने आपका राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया था ब्रह्मदत्त को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिथिला क्षेत्र में पंचायती राज की शुरुआत किसने करने वाला पहला कन्नड़ शासक कौन था? मिथिला क्षेत्र में पंचायती राज की शुरुआत करने वाला पहला कन्नड़ शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है नान्यदेव, दूसरा रामसिंहा, तीसरा आपका गंगादेव, चौथा आपका गंगादेव सिम्हा, चौथा आपका नरसिंह देव सिम्हा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन क्या है? गंगादेव सिन्हा। गंगादेव ने कर्नाट वंश की राजधानी दरभंगा को बनाया। इन्होंने ही मिथिला क्षेत्र में पंचायती राज की शुरुआत किया था। गंगदेव ने कर्नाट वंश की दूसरी राजधानी को कहाँ बनाया था? मिथिला में बनाया था। इन्होंने ही मिथिला क्षेत्र में पंचायती राज की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। उन्होंने अपनी राजधानी सिमोड़गढ़ को बनाई थी। नान्यदेव कर्नाट वंश के बारे में जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार के हर एग्जाम में आते रहता है क्वेश्चन, इससे जानेंगे। नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। कर्नाट वंश संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव। इन्होंने अपनी राजधानी सिमोड़गढ़ को बनाई थी। नरसिंह देव के समय में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, जिसके साथ नरसिंह देव ने समझौता कर लिया था। ठीक है, नरसिंह देव के समय में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, जिसके साथ नरसिंह देव ने समझौता कर लिया था। नेक्स्ट है, इस वंश का अंतिम राजा हरि सिंह देव थे। इस वंश का अंतिम राजा कौन थे? तो हरि सिंह देव थे। पंजी व्यवस्था की शुरुआत हरि सिंह देव ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पंजी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया है? तो आपका हरि सिंह देव हो जाएगा। मिथिला के क्षेत्र में पंजी बनाने का कार्य कौन करता था? तो मिथिला में पंजी व्यवस्था की शुरुआत तो हरि सिंह देव ने किया था, तो इसके लिए तो आदमी चाहिए ना, तो इस का कार्य कौन करता था? तो आपका हो जाएगा ब्राह्मण और कायस्थ लोग करते थे। पंजी बनाने का कार्य कौन करता था? तो ब्राह्मण और कायस्थ लोग करता था। ठीक है, सिकरी सिम्हादेव ने सकरी नगर की स्थापना की। सकरी सिम्हादेव और एक राजा था, उसने क्या किया था? तो सकरी नगर की स्थापना की थी। राम सिम्हादेव ने मिथिला क्षेत्र में पहली बार पटवारी सिस्टम की स्थापना की। राम सिम्हादेव ने पहली बार मिथिला क्षेत्र में किसकी स्थापना की? तो पटवारी की स्थापना की, पटवारी सिस्टम की स्थापना की। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करके इसी तरह का कंटेंट लेकर आएँ। तो पहले तब के लिए लेते हैं विदा आपसे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, हम लोग जरूर यूपीएससी क्रैक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।